छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पाठ कक्षा 6 में 5वां पाठ पृथक्करण की विधियां के बारे में अध्ययन कराएंगे। कल हमने पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हुए और पदार्थों को अलग करने की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने कल नमक और मिट्टी के मिश्रण में से नमक को प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ा कि उसमें हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। केवल एक विधि द्वारा इस मिश्रण को हम पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मिश्रण का जलीय विलयन बनाया और विलयन और मिट्टी के दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं और ठोस पदार्थ हैं, नीचे पेंदे के पात्र के पेंदे के में बैठ जाते हैं, अवसादन कहते हैं उसे। और जो ऊपर जल था उसको हम निस्तारण विधि द्वारा निथार करके दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। उसमें हम जो निस्तारित जल है उसका वाष्पन करके यानी उसको उबाल करके जो जल है वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और नीचे ठोस अवस्था में नमक शेष बच जाता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा हमने कल पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का उपयोग करके यानी एक से अधिक विधियों का उपयोग करके हमने नमक और जल को अलग अलग किया, मिट्टी को अलग किया। उसके पश्चात वाष्पन और संघनन के बारे में पढ़ा। अब अपने अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी पदार्थ हैं उनको हम अलग करने की आवश्यकता क्यों है। तो हमने पढ़ा था कि पदार्थों में से जो हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थ है उसमें कुछ हानिकारक या कुछ अशुद्धियाँ या कुछ अनुपयोगी पदार्थ मिले होते हैं, जिससे उन पदार्थों की गुणवत्ता पूर्ण नहीं होती है, यानी हम उनको उसी रूप में उपयोग में नहीं ले सकते हैं, काम में नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उन पदार्थों में से जो अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जो हानिकारक पदार्थ मिले हैं, उनको अलग करना पड़ता है ताकि हम शुद्ध पदार्थ को ही उपयोग में लें। अब इसका उत्तर दिया है, निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयव कहते हैं उसके जो भाग होते हैं, भाग पदार्थ जो भी भाग मिले हुए हैं, भाग मिश्रण के भाग, एक पदार्थ है, दो पदार्थ है, तीन पदार्थ है, उसके भाग अवयव कहलाते हैं, पार्ट कहलाते हैं, हिस्सा कहलाते हैं। अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके तीन कारण दिए। पहला कारण क्या है, मिश्रण में से जो बड़ा मिश्रण है, जो पदार्थ में कुछ मिले हुए पदार्थ होते हैं अनुपयोगी पदार्थ, मिश्रण में से अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को अलग करने के लिए हमें पृथक्करण करना आवश्यक होता है। मिश्रण में से अनुपयोगी जो हमारे उपयोग के नहीं है और जिनको हम उपयोग में लें तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे पदार्थों को अलग करना आवश्यक होता है और उनको अलग करने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। अगला है, मिश्रण में से उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो मिश्रण है उसमें से सभी चीज़ें उपयोग की नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, केवल उसमें से उपयोगी पदार्थों को अलग कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे उपयोग के पदार्थ अधिक होते हैं और हानिकारक पदार्थ कम होते हैं, तो हम उसमें से हानिकारक पदार्थों को अलग कर देते हैं। और जब हमारे पास उपयोगी पदार्थ कम है और हानिकारक अधिक हैं तो उसमें से हम उपयोगी पदार्थों को अलग कर लेते हैं। इसलिए प्राय ठोस पदार्थों के लिए हम हस्तचयन विधि का उपयोग करते हैं। अब तीसरा है, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग कर शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए, अशुद्धता है उसको हम अलग करके क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करेंगे। जो मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ मिली होती है, अशुद्धियाँ या हानिकारक पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ मिलते हैं, जिससे हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं या उपयोगी पदार्थ होते हैं उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी वो शुद्ध नहीं होते हैं। और शुद्धता हमें प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, शुद्धता के लिए उसमें से अशुद्ध पदार्थों को
निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और उसको कहते हैं पृथक करना या अलग करना। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण है अनाज जैसे गेहूँ आदि में मिले कंकर पत्थर के टुकड़ों को अलग करने के, ये उदाहरण है। अब हम जब गेहूँ को पिसवाते हैं आटा बनाने के लिए, तो गेहूँ में जब हम खेत में से गेहूँ लाते हैं तो उसमें कुछ भूसे के कण, भूसे के डंठल बोलते हैं, या छोटे पत्थर के टुकड़े या मिट्टी आदि होते हैं, उनको हम गेहूँ में से अलग करना आवश्यक होता है। क्योंकि उस यदि हम मिट्टी या पत्थर के टुकड़ों को हम मिट्टी के टुकड़ों को निकालेंगे नहीं तो हमारे पदार्थ है उसमें यह किरकिल बोलते हैं वो हो जाती है और पदार्थ अशुद्ध हो जाता है और उपयोगी नहीं रह पाता है। अगले हैं नमक व रेत के मिश्रण में को जल में घोलकर फिर निथार कर अलग करते हैं। नमक और रेत का जो मिश्रण हमने लिया था उसमें बताया था कि हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार नमक और रेत के मिश्रण में क्या करेंगे, उसको जल में घोलेंगे। जल में घोलने से नमक घुलनशील होने के कारण जल में घुल जाता है और मिट्टी पात्र के पेंदे में बैठ जाती है। अब हम उस पानी को क्या करते हैं, निथार करके दूसरे पात्र में अलग कर लेते हैं। अब उस निस्तारित निस्तारित निथारना, निस्तारित क्या है, निथारना, 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 ये निस्तारित करना। जल को उबाल करके पानी क्या करते हैं, उबालते हैं और वाष्पन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाए। जल को उबालते हैं तो भाप बनती है, भाप जल की होती है, वो तो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और नीचे ठोस रूप में क्या रह जाता है, ठोस रूप में नमक शेष रह जाता है। इस प्रकार हम उसमें से यानी दो विधियों का उपयोग करके हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। और आगे इसके पश्चात आगे हैं, इसके पश्चात अब अपना दूसरा प्रश्न आ रहा है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन क्या है, वायु के झोंकों द्वारा ठोस वायु के झोंकों द्वारा हल्के और भारी अवयवों को पृथक करना। वायु के झोंकों द्वारा हल्के व भारी अवयवों को पृथक करना क्या कहलाता है, वह निष्पावन कहलाता है। इसमें किसान एक छाछ जिसे सूप कहते हैं उसमें अनाज व भूसे के कणों को लेकर के अपने कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर ऊंचाई से उसको धीरे धीरे नीचे की साइड में गिराता है। और जब वायु चलती है तो वायु के प्रवाह द्वारा जो हल्का भूसा होता है वह वायु के साथ आगे चला जाता है, जबकि भारी अनाज के कण वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और अनाज की ढेरे लग जाती है, उसको पृथक कर लेते हैं दूसरे पात्र में, दूसरे किसी बोरी कट्टे आदि में उसको डाल लेते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। अब देखिए अपना उत्तर क्या है, एक मिश्रण में, किसमें, मिश्रण में, एक मिश्रण में से हल्के व भारी अवयवों को वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। वायु वेग का है, वायु का प्रवाह क्या होता है, वायु प्रवाह, वायु प्रवाह। जब वायु जिधर बहती है उसे कहते हैं वायु प्रवाह, इसे कहा गया वायु वेग, वायु वेग। तो मिश्रण में से हल्के, हल्का क्या है, हल्का है भूसा, और भारी क्या है, भारी है अनाज के कण, भारी क्या है, अनाज के कण, और हल्का है भूसा। जब इनके अवयवों को, इन दोनों चीज़ों को अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन कहलाता है, और ये वायु के प्रवाह द्वारा किया जाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को क्या, इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से वायु प्रवाह द्वारा अलग करते हैं। किसे कहते हैं, वायु के प्रवाह द्वारा उनको अलग कर लिया जाता है, जिससे अनाज के भारी कण पास में गिर जाते हैं। जैसे ही
हम कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर उनको नीचे गिरते हैं तो अनाज के कण हैं वो तो पास में ही गिर जाते हैं, और जो हल्के भूसे कण हैं वो वायु के प्रवाह द्वारा दूर जाकर गिरते हैं। हल्का भूसा वायु के प्रवाह द्वारा उड़कर कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। वहाँ से जिधर हवा बहती है हवा के साथ उड़ करके दूर चले जाते हैं। इस विधि का उपयोग किसान खेत में अनाज को भूसे से अलग करने में करते हैं। किससे करते हैं, भूसे से अलग करने में किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। जब ये विधि अब बहुत कम प्रयोग में आने लगी है, पहले अधिकतर अनाज निकालने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते थे। पहले ज़माने में किसान डंडों से या पत्थरों पर उसको जो अनाज का भूसा और जो पकी हुई फसल होती हैं फलियों को क्या करते हैं, उन पे पीटते थे, या फिर खलिहान के अंदर जहाँ जिसे खाता बोलते हैं, जिसमें पकी हुई फलियों वाले अपने खाद लगे होते हैं भूसे लगे सहित, उनमें क्या करते हैं जंतु गाय से, बैल से, ऊँट से, इनसे उनको ऊपर उनको डुला करके धीरे धीरे चक्कर लगा करके क्या करते थे, घाते थे, और घाने के पश्चात फिर उसको निष्पावन विधि द्वारा अलग करते थे। उसके बाद जब ट्रैक्टर आदि आए तो ट्रैक्टरों से भी उनको इस प्रकार की प्रक्रिया, पहले जंतुदार थे उसके बाद वाहन ट्रैक्टर द्वारा ये प्रक्रिया होने लग गई। अब उसको अलग करके जो मोटे डंठल होते हैं उनको तो एक जेली टाइप में कोई आता था यंत्र बोलते हैं, उस जेड़ी से उसको ऊपर से अलग कर दिया जाता था। नीचे जो हल्के कण हो जाते थे भूसे के और अनाज के, उनको हम इस प्रकार निष्पावन विधि द्वारा उनको हम अलग करने की प्रक्रिया करते थे। वर्तमान में अब ये कार्य थ्रेसर द्वारा आसानी से हो जाता है। उसमें अनाज के कण और भूसा अपने अलग अलग साइड में एकत्रित हो जाते हैं। हम सीधे अनाज को अपने बोरी कट्टों आदि में इकट्ठा करके और उसमें तुरंत इकट्ठा करके अपने घर ले आते हैं। हमें ये प्रक्रिया अब वर्तमान में नहीं अपनानी पड़ती है। छात्रों, आज के अपने क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद।